थंबनेल एंड स्क्रीन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। मुझे पता है कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको ये बहुत मजा आएगा एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स की अरे यार साइंस जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछने वाला है। वो नहीं पूछेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आपने आर्ट्स लेके पढ़ाई किया या कॉमर्स या साइंस। वो जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो साइंस वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। वो कॉमर्स से भी क्वेश्चन पूछेगा, वो आप सोच सकते हो कि साइंस एंड आर्ट्स वालों को प्रॉब्लम हो जाएगा। वो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, ये ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का एग्जाम हो सकता है, एसएससी का हो सकता है, रेलवे में तो साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वेलकम टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड टुडे वी आर गोना डू अ क्लास साइंस, ठीक है। तो आज साइंस क्लास में स्वागत है। आपने मुझे इंग्लिश करते हुए देखा होगा, जीके करते हुए देखा होगा। आज हम साइंस करेंगे, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो मजा आएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम तो बचा भी नहीं, वैसे भी एग्जाम आ गया है, तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जिनको ऑलरेडी चीजें पता है आप 1.5x स्पीड में जल्दी जल्दी करके देख सकते हो। जिनको पता नहीं आराम से टाइम लेके सुन लो ताकि एग्जाम में चीजें याद रहे, ठीक है। चलो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। अभी फाइबर ऑप्टिक्स बहुत सुना होगा ना, 3G 4G कनेक्शन। आपका घर पे, जिसका घर पे वो अभी फाइबर कनेक्शन वगैरह भी होगा ना, तो वो सारा चीजें इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि मिरर रिफ्लेक्शन कराता है, राइट। एक प्लेन है, ये यहां से अगर एक इंसिडेंट रे ऐसा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल लेके चला जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब चेंज इन मीडियम होता है। पकड़ लो, ये एयर मीडियम है। जिनको पता है आप रिलेट कर सकते हो, जिनको पता नहीं है क्लास 8, 9, 10 में डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। तो चीजें याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो ये देखो, पकड़ लो, नॉर्मल है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे है, ये ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं निकलेगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। टोटल इंटरनल, देखो इसमें तो दिया ही हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जनरली जो सिग्नल होता है वो इसका कनेक्शन लॉस नहीं होता है, ठीक है। सिग्नल लॉस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सोच के देखो ना, फाइबर ऑप्टिक्स, तो हम लोग घर पे क्या, इसको ऐसे एनालॉजी लगा के सोच लो। जिनको प्रिंसिपल्स याद नहीं रहेगा, आप ऐसे एनालॉजी लगा के समझ लो कि घर पे ऑप्टिक्स कनेक्शन है, ठीक है। आपका फाइबर कनेक्शन है, पकड़ लो BSNL का या एयरटेल का या जियो का फाइबर कनेक्शन है, एंड उस पर आप चाहते हो कि आपका सिग्नल लॉस ना हो, तो इससे क्या होगा? फाइबर कनेक्शन लिया, इसीलिए सिग्नल लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो फाइबर ऑप्टिक्स से आएगा, ठीक है। तो ऐसा सोच के रखो ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे काम करता है? चलो अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। अभी थर्मल कंडक्टर पूछा है, हाँ। आप देखो, याद रखो, अभी इलेक्ट्रिसिटी पास कौन सा खराब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या किसमें क्या होता है, वो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा। इसमें पूछा जा रहा है बैड थर्मल कंडक्टर, मतलब जैसे कि आयरन में क्या होता है? आप यहाँ पे हीट करोगे तो ये धीरे धीरे गर्म होते पूरा यहां तक आ जाएगा, राइट। तो दैट इज ए गुड थर्मल कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे मेटल्स है। मेटल्स क्या होते हैं? जनरली गुड थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है? ग्लास। तो ग्लास में क्या है? ये कंडक्टिविटी कम होता है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो बैड थर्मल कंडक्टर क्या होगा? ग्लास। सिंपल, देखो लॉजिकली जाओ, आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। रस्टिंग। अभी रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग जैसे आयरन होता है ना, आप खुले में रख दियो, मान लो आयरन खुले में रख दियो, वो क्या हो जाए? उसमें जंग लग जाएगा। अभी जंग क्यों लगता है? वो बिकॉज उस पे ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। जिनको याद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आप कमेंट करके बता देना ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद है। अभी रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जनरली रिडक्शन से आपका वो होता है, मतलब रस्टिंग होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन का भी हाथ बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या है? रस्टिंग इज, क्या बोला है? इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, ऑक्सीडेशन से होता है, रिडक्शन से होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एन एटम और आयन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन लूज करने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? रिडक्शन। अरे मैंने आंसर बता दिया, मैंने आप लोगों को बोला था कि कमेंट में आंसर बताना। चलो एनीवे, तो
इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने को रिडक्शन कहा जाता है, राइट। ये उल्टा उल्टा काम करता है, ठीक है, याद रखना। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को क्या जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन स्टेट, ये भी पूछ सकता है। आपको ये ध्यान में रखना, हो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं एंड गेन करने को रिडक्शन कहते हैं, एंड ये कॉम्बिनेशन होता है रिडक्स रिएक्शन। तो दैट इज आयरन रस्टिंग किससे होता है, रिडॉक्स रिएक्शन से होता है। चलो कंसेप्ट क्लियर है, अगला देखते हैं। द बॉडी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली, अभी देखो ये क्वेश्चन ये डैश होगा, हाँ, ओनली डैश बोल के आपके ऑप्शंस में होगा। इसके बाद बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये कंटिन्यूएशन है, हाँ, ये इस क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ऑप्शन ए होगा आपका 4000, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले मैं क्या क्या टिश्यूज होगा लिख देता हूं, आप ऐसे ही समझ जाओगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, बचपन में पढ़ा होगा ना डेफिनेटली, एपिथेलियल टिश्यू, THE, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद क्या है? मस्कुलर टिश्यू, एंड इसके बाद क्या है? नर्वस टिश्यू। तो कितना टिश्यू हो गया? 4 हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो क्या क्या है वो 4 टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, ठीक है। तो ये 4 होगा। तो इससे हमारा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का टिश्यू स्ट्रक्चर का बनता है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगला देखते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? अभी प्रेशर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, दैट इज एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट? जिसको पता है कमेंट में बताना, डिफरेंस बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला मतलब पेज होगा वो, ठीक है। एंड जो फिर से मैं बता रहा हूँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले आप नहीं बोल सकते हो सर मैंने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा है। क्लास 8, 9, 10 में डेफिनेटली आपने पढ़ा है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन किसका है? अच्छा, एक एक करके देख लेते, आपको ऐसे आंसर पता चल जाएगा। न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है? न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, राइट। वेबर किसका है? वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। हेनरी किसका है? इंडक्टेंस, इफ यू रिमेंबर। तो एक ही बच गया ना, पास्कल, पास्कल होगा प्रेशर का। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? पास्कल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने बाकी जो ऑप्शन है उसका भी आंसर बता दिया, अगर वो आ गया बाय चांस तो ये भी कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चंस हम 30 लेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना 50-60 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस भी हम लोग कभी कभार जो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है उसके भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डैश। अभी हीमोग्लोबिन किसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड ऑल ऑप्शंस। क्या होगा? दैट इज रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट क्या होता है? दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया, मतलब रेड ब्लड सेल ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट, एनीमिया। एनीमिया किससे होता है या किस कारण से होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एनीमिया होने से यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा नो, येलोइश हो रहा है, मतलब क्या? आयरन कमी हो गया। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन फिर एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इससे एनीमिया होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर? क्यों होता है? इट रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर। नो, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा कलर एब्जॉर्व करता है, आपको पता होगा ना, ब्लैक कलर सबसे ज्यादा कलर, सब कलर को एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए वो ब्लैक हो जाता है। एंड व्हाइट कलर सबसे ज्यादा कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कलर एब्जॉर्व कौन करता है? ब्लैक। और रिफ्लेक्ट कौन करता है? व्हाइट। तो यहाँ पे इट एब्जॉर्व्स ब्लैक कलर, नो, जो सारे कलर्स एब्जॉर्व कर लेता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर, रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर तो व्हाइट हो जाएगा। एंड लास्ट आंसर क्या है? इट एब्जॉर्व्स ऑल द कलर्स। डेफिनेटली दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, बिकॉज इट एब्जॉर्व्स ऑल ऑफ द कलर्स। तो व्हाई डज अ ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक क्यों है? बिकॉज ये सारे कलर एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो ये भी कंसेप्ट समझ गए आप लोग। अगला देखते हैं, व्हाट इज ड्राई आइस? अभी ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस ऐसे धुआं देखा होगा ना आपने, जनरली ऐसा कोई शिपमेंट होता है या ऐसा कोई चीज होता है जिसको ठंडा रखना होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या फ्रीजर नहीं है, आप डीप फ्रीज नहीं है या फ्रीजर नहीं है जिससे, एंड आपको उस कोई मटेरियल को या कोई दवाई को या कोई वैक्सीन को ठंडा रखना होता है, तब उसमें हम लोग ड्राई आइस यूज करते हैं। तो ड्राई आइस क्या एक्चुअली होता क्या है? ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं एंड इट इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। कैसे यूज होगा? एज अ कूलिंग एजेंट। ठीक है, कैसे यूज होगा? एज अ कूलिंग एजेंट। चलो पता चल गया, अगला देखते हैं। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? अभी बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया है? तो ये शायद मैंने इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स या डिस्कवरीज वो वाला वीडियो में भी कहीं ना कहीं, या पर्सनैलिटीज कोई ना कोई वीडियो में मैंने डेफिनेटली इसके बारे में बात किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। तो ऑप्शन ए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग टुगेदर अ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी एक जैसे सेल आके जब एक तरीके का कोई चीज फॉर्म करते हैं जो सिमिलरली फंक्शन करेगा, इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बोल रहे हैं। हाँ, तो ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या हो जाएगा? ऑर्गन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम। तो ये सारी चीजें याद रखना, लाइक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग टुगेदर, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक टिश्यू बन जाएगा। टिश्यूज कमिंग टुगेदर एंड परफॉर्मिंग सिमिलरली, वो क्या बन जाएगा? एक ऑर्गन बन जाएगा हमारा। एंड ऑर्गन्स कमिंग टुगेदर एंड फंक्शंस, तो वो क्या पूरा सिस्टम बन जाएगा, तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। हाँ, ये साइकिल में आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्या होता है? प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? अभी प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स में? मैं फिर से लिख देता हूं, आप ऐसे समझ जाओगे कि क्या क्या है। बचपन में डेफिनेटली पढ़ा होगा, डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड पढ़ा होगा ना, एंड वस्कुलर, GROU, ठीक है, एंड वस्कुलर टिश्यू। तो कितना हो गया टोटल? प्लांट टिश्यूज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? आर ऑफ 3 टाइप्स। तो क्या क्या है? डर्मल टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज एंड ग्राउंड टिश्यूज। चलो अगला क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुड। देखो, अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड वुड है, एक वुड मान लो कोई एक चीज है, एक लकड़ी है जो ऐसे फ्रीली हवा में लटक रहा है, ठीक है, एंड मान लेते क्या है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू हिट अ नेल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक हैमर है, एक नेल है, इट इज डिफिकल्ट। आप मान लो ये फ्रीली सस्पेंडेड है, तो इसमें जब आप कोई कील ठोकने का कोशिश करोगे, क्या वो इजीली ठुक जाएगा? इट इज डिफिकल्ट होगा ना, इसीलिए बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुड फ्रेम। व्हिच लॉ सपोर्ट्स द स्टेटमेंट? अभी कौन से लॉ की वजह से ये इट इज डिफिकल्ट हो रहा है? कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल an external unbalanced force is acted upon it, right? जैसे कि हम बस में जा रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या होता है? पकड़ लो, आप ऐसे बैठे हो तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे। पकड़ लो, आप बस में ऐसे बैठे हो, ऐसे ही बैठे रहोगे। जब, क्योंकि ये बस चल रहा है, आप साथ में इसके साथ ही चल रहे हो, ठीक है, लेकिन अचानक से ब्रेक मार दिया, तो आप क्या करोगे? आप आगे जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप आगे जा रहे थे ना, तो रुक गया, तो ब्रेक कर दिया, तो आप क्या आगे ही जाने की कोशिश, इसलिए हम धक्का खाते आगे चले जाते हैं, राइट? दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखो, अगर एक्शन होगा, पीछे से अगर रिएक्शन हमें नहीं मिला, तो क्योंकि ये कोई यहां से ऑपोजिट साइड से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि एयर है वो, यही चीज अगर लकड़ी होता तो लकड़ी में ये आराम से ठुक जाता, लेकिन बिकॉज ये हवा में लटका हुआ है, सस्पेंडेड है ना, वुडन सस्पेंडेड है, तो ऑपोजिट साइड से सेम हमको फोर्स या प्रेशर नहीं मिल रहा है। तो बिकॉज वो प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो हमको वो कील को ठोकने में या नेल को अंदर डालने में दिक्कत हो रहा है। तो कौन सा लॉ सपोर्ट करेगा? दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है एन एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोलिक्स काम करता है ना, जैसे आपने सुना होगा ना, गाड़ी में हाइड्रोलिक्स है, मतलब क्या है? पकड़ लो, एक ऐसे सस्पेंडेड कोई चीज है, यहाँ पे लिक्विड जमा हुआ है, ठीक है, या मान लो ये मेरा ड्राइंग तो माशाल्लाह होता है, आपको पता ही है। तो
पकड़ लो, इसमें सारा लिक्विड है, ठीक है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है एंड यहाँ से कोई एक्सटर्नल प्रेशर आया है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ये प्रेशर पूरे लिक्विड में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसे कहते हैं पास्कल्स लॉ। तो उससे ये तो लिक्विड में काम करता है तो डेफिनेटली इसमें तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या बचा है, ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको राइट आंसर पहले ही मिल चुका था। फिर भी पास्कल्स लॉ क्या होता है, अगर किसी ने कोई भूल गए तो मैं इसको रिमाइंड कर दिया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। Which of the following microorganism cause diseases like polio and chickenpox? तो पोलियो एंड चिकन पॉक्स होने से लोग पहला चीज हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि अलग रहो, उसके टच में मत आओ, क्योंकि वो कंटाजियस है। तो इसका मतलब क्या है, वो वायरस होगा, राइट, एक जन से दूसरे पे फैल सकता है। तो पोलियो एंड चिकन पॉक्स किससे होता है, वायरस होता है। ये ना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आप कर सकते थे, इस डायरेक्ट आंसर आपको पूरा जानने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के इसको आराम से कर सकते थे। तो क्योंकि पोलियो एंड चिकन पॉक्स में क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना कि दूर रहो, तो क्योंकि वो वायरल होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? अभी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ज। बहुत बार सुना है, देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो हर्ज होता है, बहुत बार बचपन से सुना होगा। चलो अगला क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? अभी ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, वेरी इजी आंसर, ओके, दैट इज द नर्व सेल, ठीक है। हमारा जो नर्व सेल होता है वो सबसे लंबा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है, दैट इज द नर्व सेल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द ह्यूमन स्किन? हमारे जो स्किन टोन होता है वो क्या चीज बढ़ने से या कमने से हमारा स्किन टोन में डिफरेंस आता है, दैट इज मेलानिन, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स होते हैं ना, जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड्स होते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स बिक्री करने का कोशिश करते हैं फेयरनेस क्रीम के नाम में, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो मेलानिन को ऑल्टर करने का उन लोग दावा करते हैं, ठीक है। तो आपके मेलानिन जितना बढ़ेगा आपका स्किन टोन और भी डार्कर शेड में होते जाएगा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेलानिन। तो अगला क्या है देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल इन नेचर? यहाँ पे कौन सा डिजीज है जो कि कम्युनिकेबल नहीं है, बट इज नॉट कम्युनिकेबल इन नेचर? दैट इज कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर वुड बी कैंसर। कैंसर इज नॉट कम्युनिकेबल, ठीक है, एक जन से दूसरे को कैंसर पस नहीं होता है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कम्युनिकेबल इन नेचर? द राइट आंसर वुड बी कैंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 19, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश, आपका ए बी सी डी ऑप्शन है, एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर है ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। साउंड एनर्जी ऑफ कोर्स नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट ही हो जाता है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे होगा? इलेक्ट्रिक मोटर केमिकल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेगा? तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा एनर्जी को कन्वर्ट करता है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इजी था, देखो आराम से आप थोड़ा, अगर राइट आंसर पता भी नहीं होता फिर भी थोड़ा कंसेप्ट लगाते तो आप आराम से इसका राइट आंसर गैस कर लेते। चलो अगला देखते हैं, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ रोटेटरी मोशन? अभी रोटेटरी मोशन कौन सा टाइप में है, ठीक है, जो रोटेशन डिनोट करता है, स्पिन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। अच्छा, स्पिन डेफिनेटली रोटेटरी मोशन है क्योंकि वो स्पिन कर रहा है, राइट, नहीं तो इसके साथ क्या है, वाइब्रेशन डेफिनेटली नहीं होगा, तो वाइब्रेशनल नहीं होगा, नंबर वन। स्पिन एंड ऑर्बिटल, हाँ हो सकता है, स्पिनिंग एंड ऑर्बिटल, तो ये दोनों रोटेटरी मोशन डेफिनेटली है। चलो अगला देखते हैं, स्पिन एंड ट्रांसलेटरी, नहीं ये भी डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है। एंड स्पिन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। तो ये दोनों ही रोटेटरी, वो रोटेशन मतलब गोल गोल घूमने वाला कोई एक मोशन को डिनोट करता है, ठीक है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में गोल गोल घूमने वाला कोई मोशन को डिनोट करता है, तो स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बहुत बार मैंने पहले भी बोल चुका हूं मैंने, लेकिन क्वेश्चंस आता है, क्या करूं, बोलना डेफिनेटली पड़ेगा। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। नेक्स्ट, What is the other name of Galileo's law of falling bodies? अभी Galileo's law of falling bodies क्या कहता है? एक्चुअली ये कहता है कि वैक्यूम में जब आप कोई फ्री फॉल, लाइक कोई भी, हम लोग जनरली क्या कहते हैं, लाइक ज्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट होगा तो जल्दी नीचे आएगा, ऐसा ना, लेकिन अगर आप वैक्यूम में जाके कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराओ तो वो सेम स्पीड में ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि लाइटर ऑब्जेक्ट है बोल के वो हल्का मतलब धीरे से गिरेगा एंड हेवियर ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वैक्यूम में एक तरीके का, क्योंकि लॉ ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज है ना, तो एक
वो कहता है कि वैक्यूम में एक तरीके का एक्सेलरेशन होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब आपका मास कितना भी ज्यादा हो या कम हो, तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? दैट इज आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैंने पहले डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट, which of the following device is best suited for measuring the temperature of the metallurgical furnace? अभी metallurgical furnace आपको बचपन में blast furnace किया था, आई बिलीव आपको याद होगा। तो इस पे टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज पायरोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये सब तो देखो आपको पायरोमीटर ऐसे दिख ही रहा होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर जस्ट थर्मोमीटर का एक लिमिट होता है, लाइक ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं ले पाता है। तो इसको हम लोग क्या यूज करते हैं उस समय में? हम लोग पायरोमीटर, क्योंकि वो दूर से वो सेंस कर लेता है। ठीक है, थर्मोमीटर में तो डालना पड़ेगा, वो दूर से सेंस कर लेगा रेडिएशन पकड़ के, ठीक है, कितना गर्म है। तो दैट इज वाई वी यूज पायरोमीटर। पायरो इज अ रूट विच मीन्स फायर। ओके, पायरो का रूट का मतलब है फायर इंग्लिश में। नेक्स्ट, which of the following device is used to measure humidity? अभी ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? दैट इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइग्रोमीटर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, शायद कोई जीके का टॉपिक होगा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, कैसा कुछ टॉपिक के नाम से मैंने जीके में किया था। तो एक आप चेकआउट कर लेना, अगर आपने अभी भी नहीं देखा ये सारी चीजें, तो आपको आने वाला है हाँ यहाँ से क्वेश्चन। तो हाइग्रोमीटर होगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, which of the following disease is caused with the female anopheles mosquitoes? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस को काटने से कौन सा डिजीज होता है? वेरी सिंपल वन, बचपन में डेफिनेटली पढ़ा होगा, दैट्स मलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव्स अस सैफ्रॉन? अभी सैफ्रॉन कहां से हमको मिलता है? रूट्स, पेटल, स्टेम एंड स्टिग्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर वुड बी डी, स्टिग्मा। ये दैट इज, ठीक है, स्टिग्मा से हमें मिलता है। तो सैफ्रॉन कहां से मिलता है? स्टिग्मा से मिलता है। ठीक है, which of the following transports the water? अभी जाइलम फॉलम डेफिनेटली बचपन में पढ़ा होगा, तो वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं एकदम टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इजी है, आपको बस याद रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a vector quantity? अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, जैसे आपको यहाँ पे कुछ मैंने ऑलरेडी पिक्चर डाला हुआ है, देखो, स्पीड, मास, वॉल्यूम एंड टाइम, ये सारे क्या होता है? दे आर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इनका डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी, वेट एंड फ्रिक्शन, ये सारे क्या होता है? दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है? मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एंड स्पीड, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ये सारे तो डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है, एक ही नहीं है। देखो यहाँ पे दिस इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन यहाँ पे पूछा है नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा स्पीड। चलो नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है प्योर वाटर फ्रीजेस। अभी प्योर वाटर फ्रीजेस अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते थे, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में पूछा है। लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दैट इज 32 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, नॉट सेंटीग्रेड। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये पूछा है, किस में पूछा है? फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the most important for absorption of the heat radiated from the sun as well as from the earth? अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, जो हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस के लिए सबसे ज्यादा होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्व करके रख सकता है, इसीलिए कार्बन इमिशन, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कार्बन इमिशन घटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग दुनिया को नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा ये हीट पकड़ के रख सकता है। तो which of the following is the most important for the absorption? एब्जॉर्व करता है ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन, ये क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डेफिनेटली बचपन में पढ़ा होगा, तो आई बिलीव क्लियर हो गया। चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आई होप आपको मजा आया, जैसे कि मुझे पढ़ा के ये वीडियो बहुत मजा आया। साइंस का चीज है ना, बहुत मजा आता है। तो एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप जैसे भी जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ग्रेजुएट एचएस लेवल का कर रहे हो या ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हो तो साइंस का पेपर डेफिनेटली आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वहां पे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो मिस मत करो, अच्छे से एग्जाम दो एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कॉमन मिले, कुछ कुछ चीजें तो डेफिनेटली कॉमन आएगा। एंड आप लोग ये सिमिलर चीजें ना आपको पढ़ के जाना होगा। दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, ओके? आई एम नॉट क्लेमिंग कि यही से सारे क्वेश्चंस आएगा। दिस इज अ रिवीजन वीडियो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे सिमिलर टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू अस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हमारे मेहनत को भी थोड़ा अप्रिशिएट करो, जैसे कि हम आपके मेहनत को कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।
गुड नाइट।